तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 9 सोशल साइंस मॉडल सेट नंबर 1 की। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 1 को देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये आपका सेट नंबर 1 है। इससे पहले मैंने हिंदी सेट 1 बना दिया। अगर आप सभी ने सेट 1 को नहीं देखा है तो जाकर फटाक से चैनल में देख ले। चलिए आपका देखिए जिस प्रकार 6 मई को एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस का, तो इसीलिए ये आपका मॉडल सेट नंबर 1 है। इसके बाद में मॉडल सेट नंबर 2 लाऊंगा। चलिए आपका देखिए सेट 1 का जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। तो देखिए वो जो आपका युद्ध है ना, वाटरलू का जो युद्ध है, इसमें फ्रांस हार गया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो क दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम लोग दूसरा प्रश्न की बात करें। देखिए दूसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी जो समाज है वो कितने वर्गों में विभक्त था। तो देखिए फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 वर्गों में विभक्त था। कितने? 3 वर्गों में। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ख दिखाई दे रहा है 3 सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए तीसरा प्रश्न की बात करें। तीसरा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि चर्च में विशेष कार्य करने वाले लोग, ठीक है, व्यक्ति के समूह को क्या कहा जाता है। देखिए चर्च जो ईसाई लोग जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है, गॉड को जो मानते हैं, तो जो वहाँ पे कार्य करते हैं, जो व्यक्ति जो कार्य करते हैं वो उससे क्या करते हैं, तो वो आपका आता है पादरी वर्ग में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ग दिखाई दे रहा है पादरी वर्ग आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करें। चौथा जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो फ्रांस का संविधान बना वो आपका बना था 1791, यानी कि करेक्ट आंसर अगर बात कर सकते हो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ग सही से उत्तर हो जाता है। चलिए देखिए आगे प्रश्न की बात करते हैं 5वां नंबर की, और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि फ्रांस में 1793 से लेकर 1794 ईस्वी के मध्य काल को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो काल है आपका, इस काल को आतंक का काल, मतलब आतंक का राज के नाम से जाना जाता है। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे क दिखाई दे रहा है आतंक का राज सही से उत्तर हो जाता है। चलिए छठा प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सन 1917 में, ठीक है, 17 से पूर्व रूस का किसका शासन था। तो देखिए रूस पर जो शासन था ना वो आपका 7 का ऑप्शन, सॉरी 6 का है ना, तो सही से उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और ये आपका जो दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, जार निकोलस द्वितीय, इसको बात आप याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए एक चीज़, यहाँ पे देखिए जार निकोलस यहाँ भी है और जार निकोलस यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 लकीरें हैं। 2 लकीरें का मतलब होता है द्वितीय। ठीक है, और 1 लकीर यहाँ पे 3 लकीरें। तो करेक्ट आंसर आपका 6 का ऑप्शन में भी जो बी जो दिखाई दे यहाँ पे ख जार निकोबल द्वितीय आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, देखिए 2 लकीरों लगा हुआ है। इसी प्रकार आपका ऑप्शन में जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए सभी के सभी जार निकोलस लिखा हुआ है, लेकिन इसके पीछे आगे देखिए क्या लिखा है, पीछे पीछे 1 2 3 4 इस प्रकार से संख्या दिया हुआ है। तो आप द्वितीय को यानी कि 2 संख्या को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 7वां प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूसी संसद का क्या नाम था। तो देखिए रूसी संसद जो है ना उसका नाम था डयूमा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं 8वां नंबर प्रश्न की। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपका पूछा जा रहा है कि बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था। तो देखिए बोल्शेविक पार्टी का जो नेता है वो आपका व्लादिमीर लेनिन, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो क दिखाई दे रहा है लेनिन आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। तो देखिए आपका रूसी क्रांतिकारी का जो मुख्य उद्देश्य की अगर बात कर सकते हो तो ऑप्शन में यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, गैर रूसी जनजातियों को समाप्त करना, यानी कि देखिए अगर बात करेंगे तो ये चारों होगा। ठीक है, तीनों को तीनों 1 2 3 4, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जो उपयुक्त सभी हैं सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करें तो आपका देखिए 10वां नंबर जब प्रश्न पूछा जा रहा है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है। तो देखिए खूनी रविवार जो है वो जाना जाता है आपका 9 जनवरी 1905 को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है 9 जनवरी, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। कब? 9 जनवरी 1905। 5 तो सभी देगा है। आप बोलेगा कि हमको 1905 याद है, लेकिन देखिए 5 याद रखने से नहीं होगा, आपको डेट भी रखना याद होगा कि 9 जनवरी 1905। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। देखिए अब 10 तक हम लोग बात कर लिए इतिहास का, अब 10 के बाद जो 11वां प्रश्न आपका पूछा जा रहा है ये आपका है भूगोल से। ठीक है, चलिए क्या है इसका उत्तर, तो 11 का बात कर सकते हैं तो आपका विश्व का 2.4%, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ख दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत के मानक यामांतर रेखा को
किस कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हो तो 32.30 अंश पूर्व देशांतर आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती। देखिए प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि नहीं गुजरती है, ठीक है। तो देखिए कर्क रेखा जो है झारखंड से गुजरता है, झारखंड का रांची से, और गुजरात से तो गुजरता ही गुजरता है, मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, लेकिन आपका जो उड़ीसा हो जाता है उड़ीसा से ये नहीं गुजरता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका 13 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की बात करें। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि माउंट जो एवरेस्ट है वो भारत में है, तो लेकिन गलत है, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए। जो माउंट एवरेस्ट है वो है आपका नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है ग आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार बात करेंगे अगला प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक स्थल भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो। तो देखिए तीनों ओर से जो समुद्र से घिरा हो उसे हम लोग सभी जानते हैं प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है यहाँ पे जो यहाँ ग दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं 16वां प्रश्न की। और 16वां जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा, ठीक है, युवा निक्षेप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो ग दिखाई दे रहा है खादर आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। आपको क्या दे रहा है? नए दे रहा है। और नया जब भी नया चीज़ होता है, कोई नया मेहमान आता है तो उसे क्या करते हैं हम लोग? आदर कहते हैं। तो आदर से हो गया आपका खादर। क्या हो गया? आदर से होता है खादर। देखिए नया बोला गया, और कोई भी नया मेहमान होता है तो नया मेहमान को हम लोग क्या करते हैं? आदर करते हैं। तो आदर का जस्ट उल्टा कर दिए खादर। तो आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, ठीक है। याद करने का सही तरीका हो गया। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए 17वां प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तट, ठीक है, को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 17 अगर बात कर सकते तो ऑप्शन यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है कोंकण तट आपका सही से उत्तर हो जाता है, ठीक है। कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर 3 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस, ठीक है, द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो देखिए प्रवाल भित्ति से जो हुआ है ना वो आपका लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो क दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे 19वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो सबसे बड़ी अगर बात कर सकते हैं तो हो जाएगा आपका अमेजन। क्या? अमेजन नदी। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो क दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए हम बात करेंगे 20वां नंबर प्रश्न की। और यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो देखिए अरब सागर में जो गिरती है वो गिरती है नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 सही से उत्तर हो जाता है। देखिए बारीकी से एक एक प्रश्न को देखिए, अगर समझ में नहीं आता हो तो आप मॉडल पेपर को 2 बार देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को 2 बार देखिए ताकि दिक्कत ना हो। चलिए और प्रश्नों को अपना कॉपी में भी लिखें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए 21वां नंबर आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि लमपुर। देखिए लमपुर यानी होगा यहाँ पे को पालमपुर। अगर आप सभी ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा क्या है, ठीक है। देखिए पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित थी। तो देखिए कृषि में आश्रित थी वो थी आपका 75%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है 75% आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 22वां नंबर प्रश्न की बात करें। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है। तो देखिए खरीफ, देखिए भारत में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका खरीफ होता है, रबी होता है और जायद होता है। तो देखिए खरीफ जो फसल है वो आपको क्या होता है कि जून जुलाई में आपका बोया जाता है और आपका अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जून जुलाई में क्या बोया जाता है, चावल वगैरह हम लोग बोते हैं। और क्या होता है कि हम लोग कटाई कर लेते हैं आपका अक्टूबर नवंबर के समय। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो क दिखाई दे रहा है मतलब खरीफ की फसल को उदाहरण इस प्रकार से हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्नों की बात करेंगे। समझ में आ गया ना? खरीफ फसल जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है वो आपका होगा खरीफ। रबी की बात करेंगे तो रबी आपका जो नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है वो आपका रबी। अगर बात करेंगे अप्रैल में जो बोया जाता है और इसे लगाया जाता है और मई जून जुलाई में इसे काट लिया जाता है उसे कहते हैं लोग जायद। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध है। तो देखिए हरित क्रांति का संबंध अगर बात कर सकते हैं 23 का, तो ऑप्शन में आप देख लेते हैं ए आपका सटीक सा उत्तर हो जाता है, ठीक है। क यानी कि खाद्यान्न के उत्पादन में। तो ये जो आपका है खाद्यान्न के उत्पादन में सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 24वां नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है।
तो देखिए 24 की अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन में जो यहाँ पे ग दिखाई दे रहा है नकद पैसा तथा कच्चा माल आपका सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, पूंजी हो जाएगा नगद पैसा तथा कच्चा माल। चलिए तो चलिए बात करें तो अगला प्रश्न की प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि क्रिया यानी कि कृषि का क्रिया नहीं है वो आपको बताना। देखिए पहला जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि खेतों की जुताई करना, देखिए खेतों की जुताई करना ये आपका कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होना चाहिए। दूसरा जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिंचाई करना, तो देखिए सिंचाई करना भी आपका कृषि के अंतर्गत आता है। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है कि फसल की देखभाल करना, यानी कि तीनों तीनों होगा। तो चार के ऑप्शन दिया है कि खाद एवं बीज बेचना। ठीक है, अगर आप खाद बेचते हैं बीज बेचते हैं तो ये आपका कृषि के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो चार दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, बाकी भी आपका सिंचाई करना, देखभाल करना, जुताई करना, ये सभी के सभी वो आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 25 का सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए 26वां प्रश्न की बात करें, यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है वो आपको बताना। ठीक है, देखिए पहला कथन हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तो ठीक है जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है, ये आपका कथन नंबर 1 हुआ। अब बात करते हैं कथन नंबर 2 की। दूसरा जो कथन है यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो अगर बात कर सकते हैं ये दोनों ऑप्शनों में से, तो 26 का ऑप्शन में यहाँ पे जो सी जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको ग कथन ए और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो भी मैंने पढ़ा 1 और 2 ये दोनों के दोनों कथन सही है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है ए और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो आपका प्रश्न 27वां नंबर पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो इसकी अगर बात कर सकते हैं तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। ठीक है, क्या शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या आपका सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। प्रश्न पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है, यानी कि जो बेरोजगार है उसको परिभाषित करना है। तो इन ऑप्शनों में से आपका सही से उत्तर ऑप्शन में जो ख दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने वाले इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, अगर आप कार्य करने में इच्छुक थे और आपको कार्य नहीं मिलता है तो ये आपका हो जाता है बेरोजगारी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ख सही से उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए 29वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में ठीक है नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। तो देखिए आपका सही आंसर आपका ऑप्शन में जो बात कर सकते हैं ये दोनों को दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ग दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 30वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि मौसमी रोजगारी से क्या तात्पर्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में यहाँ पे जो आपका 2 दिखाई दे रहा है, जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता हो। ठीक है, किसी खास मौसम में किसी को बोया जाता है या तो किया जाता है, ये आपका मौसमी रोजगार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 21वां नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए लोकतंत्र का अगर शाब्दिक अर्थ का बात कर सकते हैं तो लोगों का शासक, कौन, लोगों का शासन, यानी कि सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 32वां नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। यहाँ पे बोला है कौन नहीं है, तो आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है एक ही राजनीतिक दल का शासन। ठीक है, लोकतंत्र में एक ही दल का राजनीतिक शासन नहीं करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे अभी बीजेपी अगर करता होगा शासन तो कल दिन हो सके तो यहाँ पे कांग्रेस भी कर सकता है। यह नहीं कि बीजेपी कर रहा तो करते आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, आपको फिर यहाँ पे गलत बताना है। तो 33 का अगर बात कर सकते थे इन ऑप्शन में से ऑप्शन में 3 जो दिखाई दे रहा है लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें ठीक है वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। तो सही क्या है मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो सही बात है, चुनाव जो करता है लोग करता है, पहला सही है। दूसरा जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में अधिकतम निर्णय होने के लिए शक्तियों लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व को होना चाहिए। तो देखिए कुछ विशेष शक्तियाँ देना चाहिए जो हम चुनते हैं, जिसे भी जो भी प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हें देना चाहिए। फिर चौथा जो आपका ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति
डेमोक्रेसी से, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन में जो 3 दिया है वंशागुणत, यानी कि देखिए अगर आप यहाँ पे शासन करते बीजेपी, मैंने ऊपर में बताया, अगर बीजेपी में कोई है, मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी है और उसका बेटा है वो भी शासन करता है, फिर उसका बेटा है, उसका बेटा है, तो इस प्रकार से लोकतंत्र में नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ग दिखाई दे रहा है ये गलत है, या लेकिन सही से उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न से कौन तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे गलत बताना है, यानी कि अच्छा नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन में से बात करें तो यहाँ पे तो आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्या बोला जा रहा है कि लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान नहीं बढ़ाना चाहिए। तो लोकतंत्र जो नागरिक है उसका सम्मान नहीं बढ़ाना चाहिए, आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की बात करेंगे। और 35वां नंबर यहाँ पे जो आपका प्रश्न पहला कि पाकिस्तान में, ठीक है, जनरल परवेज मुर्शक ने कब सैनिक खतवा पलट की अगुवाई की? तो वो जो किए थे ना, तो वो आपको 35 का ऑप्शन में जो डी दिखाई दे रहा है 1999 में किया था। कब किया था? 1999। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 4 सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका का स्वतंत्र हुआ। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ था वो हुआ था आपका, हुआ था 1994 में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न की बात करेंगे और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो देखिए रंग भेद की नीति यानी कि जो आपका गोरा काला वाला बात हो रहा है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका, सही सा उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न की बात करें। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो जो सदस्यों की संख्या की बात कर सकते हैं मेंबर, तो आपका 299, यानी कि आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है 299 आपका सही सा उत्तर हो जाता है। ठीक है, 299 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की। यहाँ पे जो प्रश्न पूछा रहा है कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो आपका रखता है, ठीक है, नहीं बताया गया है। तो अगर बात करते हैं ये में से आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है शासन प्रमुख नाम, ये आपका गलत है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाता है। चलिए इसी प्रकार आज का अंतिमवा प्रश्न और 40वां प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। और प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान भारत की किस दिन अपना, ठीक है, जो संविधान सभा है अपना काम पूरा किया? तो देखिए भारतीय संविधान सभा जो अपना कार्य पूरा किया था वो किया था आपका 26 नवंबर 1949 में। तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में 3 जो दिखाई दे रहा है सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार आपका जो मॉडल सेट नंबर 1 होता है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मॉडल सेट नंबर 2 में मिलेंगे। अगर आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चैनल का नाम है मेरा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है मेरा निखिल स्टडी क्लासेस। अगर आपको लिंक नहीं मिलता होगा, लिंक नहीं खोल पा रहे होंगे, तो टेलीग्राम में सर्च मारिए निखिल स्टडी क्लासेस, वहाँ गोलब का छाप होगा, मेरा जो लोगो है यहाँ पे यूट्यूब का वो आपका वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, जय भारत।